हेलो। सो बेसिकली मैंने सोचा कि अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट समझाना ही है तो मैं थोड़े अपने नोट से समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने भी बुक से पढ़ा, फिर जो बुक में समझ तो आया नहीं ज़्यादा कुछ, पर जो भी था ऑनलाइन सर्च किया, रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े, वो भी समझ नहीं आए। तो चैट जीपीटी से ही बार बार पूछ के देख देख के, मतलब रिसर्च पेपर का कॉपी पेस्ट किया, एक्सप्लेन दिस करके, मतलब मैंने जो भी समझा है वो मैं अपने नोट से ऊपर से थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो फ्लोटिंग पॉइंट में बेसिकली 6 सब टॉपिक्स आते हैं। एक तो वो होता क्या है, सेकंड हम जिस भी टाइप की रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं, जो यूनिट 2 का हर सब टॉपिक है, उसमें हर टाइप की रिप्रेजेंटेशन के लिए म्यूटेशन भी समझाया है और रिकॉम्बिनेशन भी समझाया है। तो इसीलिए हम मतलब रिकॉम्बिनेशन देख लेंगे और म्यूटेशन देख लेंगे। अब म्यूटेशन में भी 2 टाइप्स होंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और वो नॉन यूनिफॉर्म सेल्फ अडेप्टिव कब बन जाता है, उसकी एक कंडीशन है, जिसको अगर समझ आ गया तो मतलब चैप्टर का पूरा फ्लो टाइप समझ आ जाएगा। और क्योंकि जहाँ पे भी हमारे पास कोई वर्ड आता है अडेप्टिव, तो अडेप्टिव हमेशा एक एनवायरनमेंट रिलेटेड, मतलब काफ़ी वेरिएबल टाइप चीज़ होती है। ये कोई फिक्स चीज़ नहीं होती कि आप अडेप्ट कर गए तो मतलब आप बिल्कुल बेस्ट बन गए। अडेप्टिव के लिए हमेशा एक एवेल्यूएशन करना पड़ेगा कि वो हमने अडेप्ट सही करा कि गलत करा। तो उसके लिए 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो दोनों देख लेंगे। फिर 5th टाइप है कोरिलेशन, अनकोरिलेटेड एंड कोरिलेटेड म्यूटेशन। तो कोरिलेटेड में भी 2 टाइप्स के हैं, एक है 1 स्टेप और एक है n स्टेप। और 6th में तो अपना रिकॉम्बिनेशन आ ही जाता है। आई डोंट थिंक बुक में जितना डीपली लिखा है उतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, बट मुझे जितना समझ आया मैं उतना मतलब बता देती हूँ। तो रियल वैल्यूड और फ्लोटिंग पॉइंट में हम देखते हैं, अगर हमें इमेजिन करो कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं। तो हमारे पास एक सोल्यूशन सेट होगा। अब वो सोल्यूशन सेट कुछ एंगल्स का दिखेगा, जैसे हमें तो पता है आंसर 60 हो गया तो सही हो गया, बट कुछ सोल्यूशंस होंगे जो अभी हमारे पास अटके होंगे 90-30 पे। कुछ सोल्यूशंस होंगे वो 45 90 पे अटके होंगे। कुछ अटके होंगे 35 45 100 पे। तो ये तो नेसेसरी नहीं है ना कि वो इंटीजर्स ही हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 56.655 और 64.45 एंड 60.005, मतलब इस पे भी अटका हो। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये पूरा हमारा मिला के एक पॉपुलेशन बन जाएगा बेसिकली। इस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं, और ये कैंडिडेट सॉल्यूशंस विद एवरी इटरेशन बेटर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 56 वाला ही 60 बन जाए, 58 बन जाए, 62 बन जाए, फिर उसके बाद 60 बन जाए, 59 61, इवेंचुअली 60 बन जाए। या शायद वो 60 कभी बने ही ना, बिकॉज जेनेटिक एल्गोरिदम्स में ये गारंटी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, बट हमें एक क्लोज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन विद इन सर्टेन इटरेशंस एंड विदाउट यूजिंग मच कॉम्प्यूटेशन मिल जाता है। तो हो सकता है 60 की जगह हमें 60.5 59.5 61 भी हमारे लिए विद इन प्रिसीजन हो, और वो हमारे लिए मतलब क्लोज करने के लिए जो होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, वो हमारी सेटिस्फाई कर जाए और हम इसी पे एंड कर दें अपनी जेनेटिक एल्गोरिदम को। तो ये ज़रूरी नहीं है। लाइक आई सेड, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब बस यही हुआ कि वो इस टाइप के दिखेंगे। अब ये तो हमारे थोड़े वो हो गए डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये मैंने अननोइंगली लिया। अब एक कंटिन्यूस वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे अगर हम किसी ग्राफ की रूट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक तरीके का ये ग्राफ है और हमें इस पर कोई भी 3 पॉइंट्स चूज़ करने हैं, तो ये हमेशा हर छोटे छोटे स्टेप पे चेंज होते रहेंगे ना, इनटू वेरी वेरी स्मॉल 0.005 0.006 टाइप्स में। तो कंटिन्यूस का मतलब बस यही हुआ कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने उसमें से उठा लिया। डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ ऐसे हमने रैंडमली रखा हुआ है। लाइक मैंने अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एग्जांपल दिया, वैसे ही विड्थ हाइट लेंथ का भी हो सकता है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है और हमें उसका विड्थ लेंथ हाइट मैक्सिमाइज करनी है, गिवन अ सर्टेन कि इसका एरिया इतना होना चाहिए या फिर इसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए। और स्पेशली इसकी टॉलरेंस मोर देन इंटीग्रल वैल्यूज़, लाइक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि विद इन सम प्रिसीजन एरर हमारा
अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस समय रियल वैल्यूड वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रखने की बात आती है। क्योंकि अगर हमारा 59, 61, 60 कभी एक्सेप्ट ना हो, बट 59.5, 61.5, 60 एक्सेप्ट हो जाए, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम डेसिमल के आगे भी कुछ रखें। लाइक आई सेड, एनकोडेड स्पार्स एंड एंगल्स, तो ये तीनों चीज़ें हमेशा इंटर रिलेटेड होंगी। एंगल्स भी हमेशा इंटर रिलेटेड होंगे क्योंकि इनका सम 180 होगा। एंगल्स और लेंथ वेड हाइट, मतलब हमें कोई रियल एक ऑब्जेक्ट की बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ओवरऑल हमेशा फिक्स्ड रहती है। एग्जैक्टली तो अब हम हमारे पास जब भी ये ऐसे एक पॉपुलेशन सेट होता है, इसके आगे हमें सबसे पहले तो फिटनेस इसका निकालते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। मान लो हमने फिटनेस ऐसे रख दिया कि क्लोजनेस टू, मतलब इन सब में कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है। अगर वो इन सबके डिफरेंस जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दे, फिटनेस उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने इसमें फिटनेस ये रख सकते हैं, एंगल A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A का मॉड इसलिए लिया हुआ है बस ये देखने के लिए, और 1/, इसलिए कर दिए क्योंकि जिस दिन A प्लस A B और C इक्वल हो जाएंगे उस दिन ये 1/0 इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम फिटनेस, मतलब ये बहुत बढ़िया हो गया सोल्यूशन। पर अगर इनके बीच में डिफरेंसेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ख़राब रहेगा ये सोल्यूशन। जैसे 45, 45, 90 इस टाइप का, क्योंकि ये 1/45 प्लस 1/40 प्लस 0, मतलब ये 1/90, इसका फिटनेस काफ़ी ख़राब हो गया। जबकि इसका जो फिटनेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सिर्फ 0.9 प्लस 4.5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो ये कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यू आएगी देन 1/90। इस तरीके से हम फिटनेस देख सकते हैं। तो जब हमने एक पॉपुलेशन सेट का फिटनेस निकाल लिया, फिटनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है म्यूटेशन, क्योंकि दिस क्रिएट्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन। हम हमेशा म्यूटेशन पहले करते हैं क्योंकि बस करते हैं, आई गेस, मुझे इतना डीपली नहीं पता। अब म्यूटेशन करने के भी दो तरीके हो गए। जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो ये वैल्यूज़ होती है या तो ये बिल्कुल रैंडम होंगी या फिर यूजुअली ये इनकी एक इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होगी हमेशा। तो इट ऑलवेज मेक सेंस कि स्पेशली इन द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइंड ही होगी ना, क्योंकि एंगल 0 से 180 के बीच में हो सकते हैं। एंगल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, और 180 से ज़्यादा होंगे तो फिर वो कॉन्वेक्स हो जाएंगे और वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइंड होगी। जैसे हमारे पास अभी एंगल्स है 45, 60 और 15। अब मैंने अगर बोला यूनिफॉर्म म्यूटेशन, इसका मतलब हुआ कि मैं विद अ PM, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन, मतलब मेरी विद सम प्रोबेबिलिटी अप्लाइड टू ईच अलेल और जीन, दिस इज एक्चुअली बेसिकली द जीनोटाइप, right? So applied to each with this probability I can change 45 to any value in between 0 to 180. Like I can change 45 to 75, like यूनिफॉर्मली मैं 0 से 180 के बीच में, मतलब एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट के बीच में कोई भी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। 45, 60, 15 तीनों को आई कैन चेंज देम, I can change 45 to any value in between the lower limit and the upper limit. This is basically like bit flipping. जैसे हमारे पास 1 1 0 0 0 1 0 ऐसे कुछ होता था, तो हम इसको फ्लिप कर दिया with some, जैसे हमने हर पे probability लगाई PM, और PM हमारी 0.2 है, तो with 0.2 probability ये वाली बिट चेंज हो गई to 1। तो वैसे ही हमने 45 को चेंज कर दिया to 60, 45 को चेंज कर दिया to 105, 45 को चेंज कर दिया to 106.75। I can change it to anything, मतलब it doesn't actually make that much sense. And ये बहुत यूनिफॉर्मली होगा कि मतलब 60 has the same probability of being changed anywhere between 0 से 180. 15 also has the same probability of being changed anywhere from 0 to 180 यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं होगा कि 15 है तो फिर वो 15 के आसपास ही ज़्यादा वैल्यूज चेंज होंगी, कि वो 16 has like 15, the probability of 15 becoming 16 is more than the probability of 15 becoming 18. That is not true. 15 can take any value between the lower limit and the upper limit. This is basically what uniform mutation is. Now if we talk about non-uniform mutation, this basically means कि what we will do is, अभी I'm just saying that we are taking a standard deviation as granted. अभी के लिए बस
2 मिनट के लिए ये सोच लो कि जो मैंने अभी स्टैंडर्ड डिविएशन लिया हुआ है वो यूज़र से लिया हुआ है, मैंने मान लिया कि 10 है। तो अगर हम एक गॉसियन कर्व जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे और इसकी जो इक्वेशन होती है वो थोड़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, 1/π√2π e1 माइनस, वैसे मुझे याद भी नहीं इतना, ऐसे करके दिखती है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है, बट इसका जो मीन होता है वो म्यू होता है, और म्यू के प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच का जो ये एरिया होता है ये 2/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया होता है। तो अब हमने क्या करा कि हमने एक स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू ले ली और मैंने उसका मीन 60 रख लिया। ये मैंने खुद से डिसाइड किया है यूजरली कि 60 के प्लस माइनस 10 मतलब 50 से 70 रैंडमली किसी भी जीन को म्यूटेट करके जो वैल्यू लेगा कोई भी जीन will have more probability of taking a value between 50 to 70। मैंने बेसिकली ये डिफ़ाइन कर दिया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 45 को म्यूटेट करना है तो वो 50 to 70 विद द हायर प्रोबेबिलिटी करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 म्यूटेटिंग टू 35 इज़ वेरी लो कंपेयर टू इट म्यूटेटिंग टू 55। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मतलब मुझे भी 2 मिनट लगे थे ये समझने में। दिस प्रोबेबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम PM। PM इज़ सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जीन गेटिंग म्यूटेटेड और नॉट। अगर उसने PM क्रॉस कर लिया, मतलब अब उसने ये वाली प्रोबेबिलिटी क्रॉस कर ली कि हाँ अब ये म्यूटेट करेगा, तो जब ये म्यूटेट करेगा तो ऐसा नहीं है ये कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लेगा बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, विच वॉज इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म म्यूटेशन। नॉन यूनिफॉर्म में ये एक ऐसी वैल्यू लेगा जो नॉन यूनिफॉर्म जो एग्रीगेटेड होगी अराउंड दिस एरिया, और ये एरिया यूज़र डिफाइंड होगा। तो इफ़ आई कैन जस्ट रीड, येस द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट मोस्ट चेंजेस, मतलब अब हमने किसी एल को चेंज करना है, हमें कोई म्यूटेशन करना है, वो हमेशा +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन +-1 ओवर द मीन ऑफ यूज़र डिफाइंड मीन फॉर नाउ, मतलब वो उसी में लाई करेगा। विल 50 to 70 60 +-10 विल के अंदर म्यूटेट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑल्टरनेटिव भी होता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, वो एंड में थोड़ा ऐसे जाता है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा माना जाता है। सो इट विल ऑलवेज हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेटिंग हायर देन लोअर। दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट, इसका कोई मैथमेटिकल रेलिवेंस नहीं है अभी तक। Now requires careful tuning. So like I said, we are the ones that are providing you with the standard deviation. Now when you, I hope अभी तक सब कुछ clear है. Now let's think about a scenario where we don't have to supply this standard deviation. Instead, it is being calculated on the data we have right now itself. What we have 50, 60 and 55. और let's keep it 100. Yeah, okay. तो इसका जो mean होगा वो हो जाएगा 60, just a second, 60 + 105 और 165 डिवाइडेड बाय 3 +55 + 50 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 55। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो होता है